मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे कोरोना को बेरोजगारी और महंगाई से भी बड़ा मुद्दा मान रहा है देश। चुनाव कराने से भी लोगों में नाराजगी। आज की तारीख में देश में कोरोना सबसे बड़ी परेशानी है। कोरोना से कायदे से न निपटने से जनता नाराज दिख रही है। हालांकि लोग मानते हैं कि सरकार ने वैक्सीन का इंतजाम ठीक किया है। हालांकि पीएम के चुनाव प्रचार को 58% शहरी और 61% ग्रामीण लोग सही नहीं मानते। साथ ही 62% शहरी और 60% ग्रामीण लोग मानते हैं कि राज्य और पंचायत के चुनाव टालने चाहिए थे। सर्वे 23 से 27 मई के बीच किया गया था और इस सर्वे में 12,000 लोगों ने भाग लिया था। एबीपी न्यूज और सी वोटर के इस सर्वे में एक बड़ा सवाल लॉकडाउन को लेकर भी था, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन तीसरी लहर में इस बार लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया। मोदी राज के इन 2 अलग अलग फैसलों पर जनता क्या सोचती है, ये देखिए। हमारा सवाल था, क्या पिछले साल लॉकडाउन लगाना सही था? इस सवाल पर 76% शहरी लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 65% ग्रामीण लोगों ने भी हाँ कहा, यानी फैसले के साथ। हमारे सर्वे में इस साल से जुड़ा सवाल भी किया गया। सवाल ये था, क्या दूसरी लहर में देशव्यापी लॉकडाउन ना लगाना सही था? इस सवाल पर भी 57% शहरी लोगों ने हाँ कहा और 52% ग्रामीण लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। सर्वे के अनुसार साफ है कि देश को लॉक करने और अनलॉक करने के फैसले पर देश की जनता मोदी सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री की साइक्लोन यस को लेकर समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाने से नाराज हो गई ममता बनर्जी। सूत्रों की माने तो उन्होंने पीएम को पहले 30 मिनट तक इंतजार करवाया, फिर आई, दस्तावेज सौंपे और चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान यस से हुए नुकसान का जायजा लेने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का हवाई दौरा किया। दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में पीएम को राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक करनी थी। बैठक में तूफान पर हुए नुकसान को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही। दरअसल बैठक में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से ममता बनर्जी नाराज हो गईं और बैठक का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन 20,000 करोड़ की मदद मांगने वाला कागज सौंपने के लिए ममता जरूर पहुंची, और वो भी 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद। पश्चिम बंगाल के हाई वोल्टेज चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात भी अपने आप में एक हाई वोल्टेज मुलाकात ही रही, जहां पर दस्तावेज देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को इंतजार करवाकर दीघा चली गई। साइक्लोन यस से प्रभावित उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों राज्यों को पीएम ने किया केंद्रीय मदद का ऐलान। इसमें से 500 करोड़ रुपए सिर्फ उड़ीसा को मिलेंगे इस पूरी तबाही से उबरने के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यस तूफान से प्रभावित दोनों राज्यों का हवाई जायजा लिया। पीएम ने तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उड़ीसा को मिलेंगे, जबकि बाकी के 500 करोड़ रुपए 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और झारखंड को मिलेंगे। हालांकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से बंगाल के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग रखी थी। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दीघा के लिए और 10,000 करोड़ रुपए सुंदरबन के लिए मांगे थे। लेकिन तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार कुछ मंत्रियों की टीम प्रभावित राज्यों में भेजेगी। पीएम मोदी ने साइक्लोन में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए और जिन्हें चोट लगी है उन्हें 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। देश में कोरोना से हुई लाखों मौत और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार मृत्यु दर के आंकड़ों के मामले में झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने दूसरी लहर के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल के मुताबिक सरकार कोरोना को समझने में नाकाम रही और सलाह देने वालों का मजाक उड़ाया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया।
राहुल ने कहा कि देश में टीकाकरण की जो मौजूदा रफ्तार है, इस हिसाब से तो मई 2024 में भारत की पूरी आबादी को टीका लग पाएगा। वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। राहुल गांधी ने भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार की तुलना अमेरिका से करते हुए कहा कि जहां एक तरफ अमेरिका ने अपनी आधी आबादी को टीका लगा दिया है, वहीं वैक्सीन कैपिटल कहलाने वाले हिंदुस्तान में टीकाकरण का बुरा हाल है। वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया है और सबसे बड़ी बात जावड़ेकर ने ये कही है कि 2021 में ही वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है, तो ये कांग्रेस की रणनीति है। जबकि राहुल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा रफ्तार से तो पूरे देश को वैक्सीन लगने में मई 2024 तक का वक्त लग जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के लिए नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया। पलटवार करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी की नौटंकी जनता ने बहुत पहले ही बंद कर दी है। पहले वैक्सीन का विरोध करते थे, अब वैक्सीन को समाधान बता रहे हैं। राहुल को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि देश में वैक्सीन मोदी सरकार की कोशिशों के बाद ही बन पाई है और दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को टीका कैसे लगेगा, इसका खाका भी तैयार हो चुका है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच अमेरिका से वैक्सीन को लेकर भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की माने तो जुलाई से भारत को फाइजर की वैक्सीन मिलने लगेगी। इस मसले पर अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और केंद्र सरकार के बीच हालांकि फाइजर के साथ चल रही बातचीत में एक पेच फंसा है कि क्या कानूनी विवाद में फंसने के बाद कंपनी को छूट मिलेगी या नहीं। दरअसल फाइजर कंपनी अपने टीके से होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव के खिलाफ हर्जाने की देनदारी में छूट चाहती है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी से जूझ रहे भारत को फाइजर ने जुलाई से अक्टूबर के बीच 50 करोड़ वैक्सीन देने का भरोसा दिया है। इसमें से करीब 1 करोड़ वैक्सीन की आपूर्ति जुलाई में हो सकती है। अगले महीने यानी जून में 1 करोड़ टीके लगाएगी योगी सरकार। इसमें 18 से 44 और 45 साल से ऊपर दोनों ही आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगेगी। योगी सरकार ने जून महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने तय किया है कि जून महीने से यूपी के सभी 75 जिलों में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। हर जिले में पत्रकारों, शिक्षकों और कचहरी में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से वैक्सीन सेंटर बनेगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को भी प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। यूपी में अब तक कुल 1 करोड़ 74 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से युवाओं की संख्या 16,69,000 है। योगी सरकार का दावा है कि उसने कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया है। अब उसका जोर ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर है। योगी सरकार सुपर एक्शन में है, वो भी इसीलिए क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वहां विधानसभा के चुनाव हैं। दिल्ली में काबू में आई कोरोना की दूसरी लहर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली को अनलॉक करने का ऐलान भी कर दिया। 31 मई से दिल्ली में शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। केजरीवाल ने बताया कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने पर फैसला लिया गया, जिसके तहत 31 मई से पहले चरण में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को शर्तों के साथ छूट मिलेगी। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं, लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज को, इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। फैक्ट्रियों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी दर कम हो रही है, इसलिए ये समय है धीरे धीरे अनलॉक करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से बच जाएं और भुखमरी से बेहाल हो जाएं।
केजरीवाल ने कहा है कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना फिर से ना बढ़ने लगे। अगर मामले बढ़ने लगेंगे तो हमें अनलॉक की प्रक्रिया को रोकना होगा, लिहाजा सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। दिल्ली में 12 से 18 साल के बीच की उम्र के बच्चों का भी शुरू हो वैक्सीनेशन। दिल्ली हाई कोर्ट में इसी मांग के साथ 18 साल से कम उम्र के 2 बच्चों ने दायर की याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बच्चों की तरफ से पेश हो रहे वकील ने दलील देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के अभाव में ये और इनके जैसे लाखों बच्चे घरों में कैद हो गए हैं। हालत ये है कि वैक्सीनेशन में ना बच्चों को प्राथमिकता मिल रही है और ना ही उनके अभिभावकों को। बच्चों की याचिका पर दलील देते हुए वकील ने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को वैक्सीन न मिलने के चलते कई मामले ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि अगर आज हमने इन बच्चों को सुरक्षित नहीं किया तो अपने देश के भविष्य को असुरक्षित कर देंगे। इससे पहले कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध न होने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और उस मामले की भी सुनवाई 4 जून को ही होनी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। इस पर भड़के शिवराज सिंह ने सीधे सोनिया गांधी से ही अब जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ सतना जिले के मैहर पहुंचे और राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार की वजह से भारत महान नहीं बल्कि बदनाम हुआ है। इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है। कमलनाथ का बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान को बहुत नागवार गुजरा है। उन्होंने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ही सवाल पूछ लिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है कि भारत बदनाम है, कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती। कमलनाथ के खिलाफ 5 दिन पहले भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि कमलनाथ भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। भारत सरकार ने सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक बढ़ा दी है। अब 30 जून तक न तो कोई फ्लाइट विदेश जा सकेगी और न ही आ सकेगी। देश के कोरोना के हालात को देखते हुए डीजीसीए ने ये बड़ा फैसला लिया है। 30 जून तक सारी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित रहेंगी। न किसी को आने की इजाजत होगी न जाने की। ये पाबंदी सभी कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लागू रहेगी। हालांकि विशेष अनुमति से चल रहे चार्टर विमान और कार्गो विमान पहले की ही तरह चलते रहेंगे। उन्हें इस रोक से बाहर रखा गया है। डीजीसीए के इस नए आदेश के अनुसार विशेष परिस्थितियों में कुछ चुनिंदा रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना काल में एक बार फिर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार होते दिख रहा है और इस बार विवाद की जड़ में तिरंगे को लगाने का तरीका है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को ये आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है कि सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत तरीके से तिरंगा फहराया जाता है। और मुझे लगता है कि दोनों चीजें की गलतियां उसमें मुझे प्रथम दृष्टया दिखती है, इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा है कि ध्वज की जो संवैधानिक मर्यादा है वो और उसकी गरिमा बची रहे, इस आधार पर मैंने उनको ये पत्र लिखा है और मैं उनके पत्र का इंतजार भी कर रहा हूँ कि वो जवाब क्या आता है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि जिस तरीके से बैकग्राउंड में तिरंगे को लगाया गया है उसमें ऐसा लगता है कि सफेद हिस्से को कम करके हरे हिस्से को जोड़ दिया गया है। यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है। दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। उस मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है जिसके बाद धनखड़ की मौत हो गई। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने कोर्ट में कहा था कि वो 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में शामिल नहीं था, लेकिन ये वीडियो कुछ और ही कहानी कह रहा है। इस वीडियो में सुशील कुमार हाथ में लाठी लेकर सागर धनखड़ और सोनू महाल को पीटता हुआ भी दिख रहा है। इस वारदात के बाद पहलवान सागर धनखड़ ने दम तोड़ दिया था और सुशील कुमार कई दिनों तक फरार रहा। दिल्ली पुलिस सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील कुमार समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शनिवार को सुशील का पुलिस रिमांड खत्म होने जा रहा है।
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के करीबी को गिरफ्तार किया। अभिनेता सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स मामले में किया गिरफ्तार। सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे मुंबई लाया गया। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के दौरान एनसीबी की जांच की आंच अभिनेता सिद्धार्थ पिठानी तक भी पहुंची थी। जब जांच के दौरान ये बात सामने आई कि सुशांत को ड्रग्स की लत थी, तब इस मामले में एनसीबी को सुशांत के करीबी एक्टर पिठानी की भूमिका संदिग्ध मिली। सिद्धार्थ पर सुशांत के साथ रहते हुए ड्रग्स का इंतजाम करने और पैसे के लेन देन में शामिल होने का शक है। आज सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे 1 जून तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। एनसीबी ने इसके पहले कई बार सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो एनसीबी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वहाँ से लेकर के अगर आपकी नज़र जाएगी तो देखेंगे हर जगह गड्ढा खुदा हुआ है और ये पिछले 3 महीने से गड्ढा खोदा जा रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं कदम कुआं इलाका, जो काफ़ी पॉश इलाका है। अब ये देखिए गाड़ी, इस गाड़ी की स्थिति क्या है। 4 पहिए की गाड़ी है, उधर से आ रही थी और अचानक ये जो ड्राइवर है वो हमें बताएगा क्या घटना हुई। आपकी गाड़ी तो टूट गई, कैसे गड्ढे में गिर गई? गड्ढे में गिर गया सर, पानी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये आवाज़ हमारे अधिकारियों तक नहीं पहुंचेगी, टीएमसी के अधिकारियों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि तूफान आने वाला है। बावजूद इसके अब बिजली देखिए, अभी आवाज़ आई ट्रांसफार्मर के जलने की, वहाँ से कुछ स्पार्क किया है। लोगों को सूचना देना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक हूँ यहाँ पर लोगों को बताऊँ कि आप गड्ढे में ना जाएं, एक तरफ से चलें, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस इलाके में कौन रह रहा है, किधर गड्ढा है। टीएमसी कमिश्नर को बताना चाहिए कि जिस इलाके में गड्ढे हैं उस इलाके में कम से कम प्रिकॉशन के लिए कुछ तो करें। ऐसा थोड़े है कि कोई नहीं जान रहा है, सब जान रहा, मोहल्ला सब देखिए रात दिन से पड़ रहा है। आज कम से कम 5-6 महीना हो गया, 5-6 महीना से यही हाल है। झमाझम बारिश लगातार पिछले 2 दिनों से बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई और बारिश जो है वो धीरे धीरे तेज होते जा रही है।